नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। हम देख रहे थे सार्वजनिक सुविधाएं। हमारा चैप्टर चल रहा है विकास डेवलपमेंट। सार्वजनिक सुविधाएं देखते हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाइयाँ आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उस विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती हैं। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में बारिश से आगे और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है? तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है और फिर भी ये भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। 1.6 तालिका देखते हैं। ये देखो, ये वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिका डॉलर में 2017 क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, विश्व में मानव विकास सूचकांक एसडीआई के क्रमांक 2018 के अनुसार श्रीलंका है भारत 6,681, 68.8, 6.5 और 130 है एसडीआई में क्रमांक। ठीक है, इस तरह अन्य देश हैं म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। एसडीआई का अर्थ क्या है? मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एसडीआई सूचकांक क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीद सके। एसडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है।
क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकाश स्तर धारणीय नहीं है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 1 देखो, भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश में कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिल गई है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। ये देखो, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जीवन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को देखिए। उदाहरण दो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के निम्न आंकड़ों को देखिए। ये देखो, क्षेत्र देश भंडार 2017 1000 मिलियन बैटल भंडारों की चलने की अवधि। मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र का या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीय तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे क्या लक्ष्य हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। दोस्तों, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। हम तालिका के हिसाब से बता रहे हैं तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000, 3000 रुपये तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका आंसर होगा 6000 रुपये। ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई
कोई है तो सीमाएं क्या हैं? विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है और कम आय वाले देशों को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती हैं। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,067 प्रति वर्ष या उससे अधिक समृद्ध देश हैं, और जो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाले देश कहा गया। भारत निम्न आय देशों के वर्ग में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष थी। ठीक है, उसकी सीमाएं क्या है? विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। 5th क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है कि स्वास्थ्य दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश है। दूसरा आता है दूसरा क्या माना जाता है? एजुकेशन मतलब शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है प्रति व्यक्ति आय, इनकम। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों को मानव विकास के निम्न स्तर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। औसत का प्रयोग किसी भी विशेष क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से निकाली जाती है। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर का पता चलता है, किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती हैं। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते तथा एक परिवार 48,000 रुपये कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 और 10,000 के बीच में कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। इस प्रकार औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इससे असमानता छिपी रहती है। इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित की है। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। यदि व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि
अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने तालिका देखी थी चैप्टर में 2 से 3 के प्रति व्यक्ति आय कर रुपये में पंजाब, केरल, बिहार। जो पंजाब की थी 26,000, केरल की 22,800, बिहार की 5700। ठीक है, तो उनमें सबसे डिफरेंट है। इस तालिका में प्रयोग किए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले। इस तालिका में प्रयोग के मतलब ये बता रहे हैं कि साक्षरता दर है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, और निबल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। तालिका हमने देखी थी कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय और केरल और बिहार से ज़्यादा है। इस प्रकार यदि आय को भी विकास का मापदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्न प्रकार बता सकते हैं। जैसे कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, रेलों उद्योगों में काम में लाया जाता है। दूसरा आता है खनिज तेल। खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को प्रेस करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के द्वारा दूर दूर तक उनको पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयाँ चल रहे हैं। फोर्थ आता है जल विद्युत। यह ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों, औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत बता सकते हैं। ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व ही किया गया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीनीकरण है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोत अनवीनीकरणीय है, अर्थात एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए जाते रहे तो समाप्त प्राय हो जाएंगे। यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीनीकरण संसाधनों को खोजकर उनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। 9th क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उसे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। 10th क्वेश्चन है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब ये संसाधन बन जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे तो वह अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रखा जा सकता है, किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि ये एक व्यक्ति के लाभ को पूरा न कर पाए। यदि इन संसाधनों अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीनीकरण संसाधन जो सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझकर करना होगा।
इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम यह सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि विकास की चर्चा में इस तरह प्रासंगिक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाए जो आपने अपने आसपास देखे हों। कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण जिनमें से कुछ निम्न प्रकार बता सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण, नदियों, झीलों, समुद्रों में बहाए गए कूड़े कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। जहाज़ों से रिसने वाले तेल से समुद्री जीवों को हानि होती है। भूमि प्रदूषण, भूमि पर कारखानों द्वारा, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है तथा ये उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है और इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। हमने तालिका 1.6 देखी थी ना, जिसमें पड़ोसी देशों कुछ आंकड़े थे, जैसे श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जिसकी विश्व में मानव विकास सूचकांक SDI क्रमांक भारत का था 126। SDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। जो तालिका थी उसमें क्रमांक कुल 170 देशों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मध्य के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तालिका 1.6 देखते हैं। हाँ, ये तालिका 1.6। ये देखो देश बता रहे हैं, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, इसी तरह सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में बता रहे हैं 2017 के अनुसार। और जन्म के समय संभावित आयु और साक्षरता दर, इसी तरह SDI का क्रमांक बता रखा है। ठीक है, तो SDI का मतलब बताएं, मानव विकास सूचक प्रति की तालिका में SDI सूचकांक क्रमांक कुल 177 देशों में से बताया गया है। ठीक है, ये देखो सॉरी 189 देशों में से बताया गया है। कितने हैं? 189 देशों में से। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात में अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का योग। और प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। तालिका 1.6 विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास की अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आयु, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक क्रमांक का मापदंड बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु, जीवन प्रत्याशा के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे नीचे है। साक्षरता दर के क्षेत्र में श्रीलंका सबसे ऊपर तथा बांग्लादेश सबसे नीचे है। ठीक है, देखे थे हमने तालिका में। मानव विकास सूचकांक क्रम में श्रीलंका का स्थान विश्व में 93 है, जो इस तालिका में दिए गए सभी देशों से ऊपर तथा नेपाल 138वां स्थान लेकर सबसे नीचे है।
और नेपाल 138वां स्थान लेकर सबसे नीचे है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष वाले जिनका BMI सामान्य से कम है का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो केरल का दे रखा है 8.5, कर्नाटक का 17, मध्य प्रदेश का 28। पुरस्कार महिला का 10, 21, 28। टोटल सभी में पुरुष 20 और महिला 23। क्या है, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। तो उपरोक्त आंकड़े केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते। इसके अनुसार केरल में 8.5% पुरुष और 10% महिलाएं अल्पपोषित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 28% पुरुष और 28% महिलाएं अल्पपोषित हैं। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्पपोषित हैं, मतलब दोनों में बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप अंदाजे लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्पपोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश में 40 लोग अल्पपोषित हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीब रेखा से नीचे हैं। ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने लिए 2 समय का खाना प्राप्त कर सकें। इसलिए ये देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद ये अपनी आजीविका नहीं चला सकते और इसलिए अल्पपोषित रहते हैं। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन आंसर भी देख लें। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।